Have a nice day to all of you. I am Arun Kumar Tripathi, posted in Government Excellence Higher Secondary School, Sadol. Today, I am going to deal with the topic of note making, which is asked in class 9, 10th, 11th and 12th. So now, let's start our topic in English. सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि नोट मेकिंग जो क्लास 9th, 10th और 11th में क्वेश्चन पूछा जाता है और जिसे ज़्यादा से स्कोप रहता है कि बच्चे इसे कर लेंगे, तो ये क्वेश्चन बच्चे मैक्सिमम करते भी हैं और इसमें नंबर गेन करते हैं। तो इसे जानने की ज़रूरत है कि ये है क्या और इसकी क्या यूटिलिटी है हमारे लाइफ में, ये कहाँ बहुत आवश्यक हो जाता है। तो जो मैंने अब तक इसको अनुभव किया, वही देखा कि नोट्स मेकिंग इज ए टाइप ऑफ समराइजिंग और ऑर्गेनाइजिंग द आइडियाज गिवन इन ए पैसेज। एक लेंदी पैसेज इंग्लिश में दी रहती है और उसके जो आइडियाज रहते हैं तो उन आइडियाज को एक हेडिंग और हेडिंग के अंतर्गत सब हेडिंग्स जहाँ ज़रूरत हो वहाँ हम एब्रिविएशंस का यूज करें। जब भी हमें ज़रूरत पड़े उसको हम अच्छी तरीके से समझ लें, मेमोराइज कर लें। इसके लिए बहुत यूजफुल है जी। अर्थात नोट्स मेकिंग, जैसे नोट्स हम हर विषय में बनाया करते हैं, तो नोट्स मेकिंग का कार्य क्या रहता है, क्या फंक्शन रहता है जो भी हम नोट्स बनाते हैं कि बिफोर एग्जाम वी ऑलवेज बिजी इन लेंदी प्रिपरेशन। सो व्हाइल वी फोकस ऑन लेंदी सब्जेक्ट वी think that if something is very brief content is given, we can repeat, we can revise it very easily। तो कुल मिलाकर के यही है कि जब नोट्स बनाए रहेंगे तो उसको जो है हमें रिवाइज करने में मदद मिलती है। अब देखिए, इसमें मैंने बच्चों को हालांकि थोड़ा सा इस ज्ञान होना चाहिए कि नोट्स मेकिंग बनाने के क्या फ़ायदे हैं। तो डिपेंस अंडरस्टैंडिंग, अर्थात नोट्स मेकिंग के द्वारा हम किसी दिए गए टॉपिक, किसी दिए गए विषय वस्तु को हम बड़े आसानी से समझ सकते हैं, उसको हम क्लेरिफाई कर सकते हैं उस कॉन्सेप्ट, दिए गए कॉन्सेप्ट को। और जो नॉलेज गैप होता है, जो पैसेज रहती है जो उसके बीच में हम पढ़ते हैं और ढेर सारे गैप हमारे अंदर तैयार हो जाते हैं, तो उसको फुलफिल करने में यह मदद करती है। इंक्रीजेज फोकस, अर्थात हम मेन चीज़ों पर अपना फोकस वहाँ कंसंट्रेट करते हैं। हम फोकस करते हैं कि इस विषय वस्तु की ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है और इसे हमें प्रिपेयर करना चाहिए। बूस्ट मेमोरी, यह हमारी मेमोरी को बूस्ट करता है, हमारी याददाश्त को बढ़ाता है। अर्थात छोटे छोटे खास पॉइंट्स को यदि हम कहीं पर उसको जॉट डाउन किए रहते हैं, लिखे रहते हैं, तो उसको हमको रिकॉल करने में बहुत मदद मिलती है। स्पीड्स ऑफ रिवीजन, नोट्स मेकिंग से हम किसी भी टॉपिक को, किसी भी कंटेंट को हम जल्दी और काफ़ी स्पीड में हम उसे रिवाइज कर सकते हैं। मेन यही रहता है कि जब हम परीक्षा के समय हम व्यस्त रहते हैं तो उस समय लगता है कि ढेर सारे मटेरियल को हम कितना जल्दी से जल्दी उसको रिवाइज कर लें, और उस वक्त में, उस दौरान इट हेल्प अस अ लॉट, यह हमें बहुत मदद करती है नोट्स। ओरिजिनल सोर्सेस फॉस्टर्स क्रिटिकल थिंकिंग, अर्थात जो हम उसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं को पॉइंट आउट करते हैं उससे हम ड्रा आउट करते हैं, और उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को जब हम सोचते हैं तो हमें एक तरह से सोचने में मदद मिलती है। हम उसकी क्रिटिकल थिंकिंग कर लेते हैं, एक बहुत माइन्यूट थिंकिंग कर ले जाते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ बहुत बढ़िया है और इस चीज़ को हमें इस विषय वस्तु के लिए तैयार करना चाहिए। तो जब भी कहीं मान लीजिए, सपोज करिए कि हम कहीं स्पीच देना ही चाहते हैं, कहीं हम कोई चीज़ लिखित में उसको प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो रिटन हो चाहे ओरल हो, यदि हमने उसको पॉइंट वाइज कहीं नोट किया है तो उसको डिलीवर करने में हमें उन महत्वपूर्ण और क्रिटिकल पॉइंट्स को बहुत मदद मिलती है। बच्चों देखिए, अब हम नोट्स को कैसे बनाएं। एक अच्छी नोट्स बनाने के लिए यहाँ मैंने एक फॉर्मेट दिया है, फॉर्मेट ऑफ नोट्स मेकिंग, आप इसे देख सकते हैं। सो द लाइनर नोट मेकिंग फॉर्मेट फॉलोज ए स्पेसिफिक लेआउट इन्वॉल्विंग इंडेंटेशंस एंड नंबरिंग। मीन्स कुछ इसके नाम्स होते हैं, कुछ इसके एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में हम नोट्स मेकिंग बनाया करते हैं। सबसे पहले जब हम नोट्स मेकिंग बनाने जाएं तो टाइटल ही पैसेज का जो पैसेज दी गई है उसका एक शीर्षक, उसका एक टाइटल हमें ढूंढना होता है, और दैट कैरीज 1 मार्क्स इन क्लास 9, 10th, 11th एंड 12th। ये 1 नंबर रहता है। जो 4 नंबर का ये प्रश्न आता है तो उस 4 मार्क्स में
1 नंबर का तो उसका शीर्षक ही रहता है। जो मैंने अब तक अनुभव किया वो मैंने ये देखा कि अपन शीर्षक टाइटल जो है पहले दूसरे फर्स्ट सेकंड सेंटेंस में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है कि शीर्षक मिल जाएगा, और शीर्षक मिल जाता है तो फिर शीर्षक टाइटल लिखने के बाद हम जो है इसके बाद फिर हेडिंग बनाते हैं, और हेडिंग को पहले 1 नंबर देते हैं। उसके अंदर फिर हम जो हेडिंग्स बनाते हैं उन्हीं को हम सब हेडिंग्स कह देते हैं। तो हम 1.1, 1.2, और यदि हमें 1.2 के अंतर्गत भी कुछ सब हेडिंग्स ज़रूरत पड़ जाती है, वो तो पैसेज के हिसाब से रहता है, तो पैसेज में यदि हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उसके अंदर सब हेडिंग्स का निर्माण भी करते हैं। फिर इसके बाद दूसरा, चूँकि जैसे ही विषय वस्तु वहाँ पर पैसेज में दिए गए पैसेज में विषय वस्तु बदलती है तो हम दूसरी हेडिंग्स का निर्माण करते हैं, और दूसरी हेडिंग के अंतर्गत पुनः हम 2.1, 2.2 अर्थात इसे हमें बहुत उससे देखना है कि 2 है तो 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 जितने उस तरह के लाइक आइटम्स, लाइक थॉट्स, सिमिलर आइडियाज मिलते हैं तो उनको हम एक जगह गैदर करते हैं, एक जगह कलेक्ट करते हैं। इसी प्रकार से अपन मेन हेडिंग जो अपनी रहेगी वो 3 रहेगी, और उसके अंतर्गत भी हम 3.1, 3.2 का निर्माण करते हैं। जो सिमिलर आइडियाज़ रहते हैं उनको हम यहाँ पर कलेक्ट करते हैं। एक चीज़ आपको मैंने यहाँ बताऊँ कि जब हम हेडिंग और हेडिंग के अंतर्गत सब हेडिंग्स बनाते रहते हैं तो उस समय कुछ लेंदी वर्ड या कुछ ऐसे वर्ड हमारे पैसेज में दिए गए हैं जो रिकॉग्नाइज्ड वर्ड होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश। सो फॉर उत्तर प्रदेश वी कैन राइट डाउन यूपी। सपोज फॉर एग्जाम्पल इज देयर इन इंग्लिश, the passage is given and in that passage it has been mentioned that for example. So for example we can abbreviate EG means for example. इसी तरह से मैथमेटिकल जितने भी मैथमेटिक्स के साइंस हैं, सिंबल्स हैं, कहीं ग्रेटर देन आता है, कहीं लेस देन आता है, या कहीं पर कोई नंबर आती है 10 लाख, और वो 10 लाख नंबर्स के फॉर्म में लिखी गई है, इंग्लिश में लिखी गई है, इन वर्ड्स में लिखी गई है, तो उसको हम नंबर्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अर्थात ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, इन साइन का उपयोग भी चूँकि ये रिकॉग्नाइज्ड सिंबल हैं, या किसी देश के लिए, किसी स्टेट के लिए, या किसी एसोसिएशन के लिए, जिस जैसे WWF, WHO, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, MP for MP, मध्य प्रदेश। सो दीज एब्रीविएशंस आर ऑलरेडी रिकॉग्नाइज, सो वी कैन अडॉप्ट देम। हम उनको नोट्स मेकिंग में इनको अपना सकते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर जैसे एब्रीविएशन और उसका फुल फॉर्म जो भी आप एब्रीविएट करिए उनको यहाँ पर नीचे की टू एब्रीविएशन ज़रूर दीजिए। और जैसे मान लीजिए हमने किया कि विद को हमने इस तरह से वो किया, तो उसको अपन इस तरह से हमने उसको सिंबल के रूप में दिया, तो यहाँ पर बताएं कि W एंड जो एक स्लैश लगा है इसका मतलब विद है। इसी तरह से B और C हमने कर दिया तो ये बिकॉज हो गया, और ये एंड का सिंबल है तो हमने यहाँ पर एंड को बताया। और GOVT जैसे हम कॉमन यूज़ किया करते हैं कहीं भी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी, तो GOVT यूज़ किया है, तो ये गवर्नमेंट का फुल फॉर्म है। एब्रीविएट करने के कई तरीके हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा करना चाहूँगा कि एब्रीविएशंस के कई तरीके हैं। जैसे कि सपोज करिए मान लीजिए कि किसी एक बड़े शब्द को हम एब्रीविएट कर रहे हैं, तो पहला जो फर्स्ट जो तरीका है वो तो ये है कि बिगनिंग के ही लेटर्स को कुछ ले लिया जाए। जैसे कहीं सब्स्टिट्यूशन आ रहा है तो हमने SUB ही कर दिया, ये SUBS करके कुछ भी मतलब अपने हिसाब से हम उसको यहाँ पर एक सिंबल के रूप में उसको प्रदर्शित कर सकते हैं, डॉट लगा दिए। और जो इसको हमने यहाँ पर वो किया उसको यहाँ पर की टू एब्रीविएशंस में लिखना होगा। इसी तरह से दूसरा तरीका ये है कि जैसे एक टीचर वर्ड है और टीचर वर्ड को हमको उसको एब्रीविएट करना है, तो हम तो ये चाहें कि या कि उसको हम क्या करें कि जितने भी हमारे कॉन्सोनेंट्स उसमें आते हैं उन सबको हम ड्रॉप कर दें। तो TEAC को हमने ड्रॉप कर दिया, या इसको हमने जितने भी हमारे वावेल हैं उनको हम ड्रॉप कर देंगे, और जितने भी कॉन्सोनेंट रहेंगे उनको हम बचाए रखेंगे। तो इसमें TCHR अर्थात ये हो जाएगा टीचर, और जहाँ हमने इसको नीचे की के रूप में दिया है
तो उसको यहाँ पर हम इंडिकेट करेंगे कि हमने इसको इस तरह से एब्रीविएट किया है, इसको हमने इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में हमने यूज किया है। तीसरा तरीका यह है कि जैसे डिस्ट्रिक्ट शब्द हम अक्सर यूज किया करते हैं कि DIST इस तरह से यूज किया करते हैं, तो ये वास्तव में ये ऐसा रहता है DIST RICT। तो हम यहाँ तक तो कुछ बिगिनिंग से लेटर लेते हैं और एक आखिरी का लेटर ले लेते हैं, तो हमारे जो 4 लेटर्स हैं ये बिगिनिंग के हैं और एक आखिरी का हो गया तो ये DIST हो जाता है। तो इस तरह से डिस्ट्रिक्ट, ये जो है एब्रीविएशंस के कुछ ऐसे तरीके हैं जिनको इनमें से हम किसी एक को फॉलो कर सकते हैं एज पर आवर कंफर्ट। हम अपने आराम के लिए, अपने सहजता के लिए, जैसा हमें वहाँ पर अच्छा लगे हम इनमें से किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक पैसेज दिया है और इस पैसेज की हमें नोट्स मेकिंग बनाना है। तो इस पैसेज की नोट्स मेकिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम इस पैसेज को पढ़ें और पढ़ते समय हम जो खास चीज़ें दी गई हैं उनको हम वहाँ पर अंडरलाइन करें। टाइम इज़ द मोस्ट प्रीशियस रिसोर्स नेचर हैज़ गिवन अस, एवरी इंडिविजुअल इज अलॉटेड। सो अब यहाँ पर ये दिया गया है कि टाइम इज़ द मोस्ट प्रीशियस रिसोर्स, टाइम इज़ द मोस्ट प्रीशियस रिसोर्स नेचर हैज़ गिवन। मीन्स ये मेन यहाँ पर समझा रहा है कि जो हमें नेचर के द्वारा एक बहुत कीमती हमको रिसोर्स संसाधन दिया गया है, जो इनविजिबल है, जो हमको दिखता नहीं है, वो वास्तव में टाइम है। अर्थात ये समझ में आ रहा है कि ये पैसेज टाइम से संबंधित है। जो इसका पूरा कंटेंट दिया होगा वो निश्चित तौर पर टाइम से रिलेटेड होगा। हर व्यक्ति को देखिए यहाँ बताया गया है 24 आवर्स डेली दिए जाते हैं, अर्थात प्रकृति ने हमें 24 आवर्स डेली यूज करने के लिए दिया है। अब ये डिपेंड करता है कि मैं इन 24 आवर्स का, आप इस 24 आवर्स का उपयोग कैसे करते हैं। इसी उपयोगिता, इस 24 आवर्स की उपयोगिता पर ही आधारित होती है हमारी सक्सेस या हमारी फेल्योर, अर्थात हमारी सफलता और हमारी असफलता। जो इसको अच्छी तरह से यूज करते हैं वो ढेर सारी सफलताएं, अर्थात सफलता उनके डोर्स पर दी गई है कि उनकी सफलता उनके डोर्स पर होती है, अर्थात सफलता के लिए उनका दरवाज़ा खुला होता है। और जो इसका मिसयूज करते हैं दिया गया है टाइम का, तो निश्चित तौर पर वो रिपीटेड फेल्योर्स का सामना करते हैं, अर्थात बार बार असफलताओं का वो सामना करते हैं। इस तरह से यदि इस पैसेज को देखा जाए तो मोटे मोटे तौर पर जो मैंने 5-6 सेंटेंस लिखा, उस 5-6 सेंटेंस में जो मैंने अभी रीड किया उसमें ये समझ में आ रहा है कि द वैल्यू ऑफ टाइम, अर्थात समय की कीमत के बारे में बताया गया है कि हम टाइम की किस तरह से कीमत करें और ये हमारे लिए कैसा एक रिसोर्स है, किस तरह से हमको मैंने ये मिला हुआ है और इसके उपयोग, सही उपयोग करने से, यूज करने से हमें क्या मिलेगा और मिसयूज करने से हमारे जीवन में कितनी तकलीफ, कितनी परेशानियां बढ़ती हैं, ये इसमें दिया गया है। ये भी दिया गया है कि वंस टाइम गॉन कैन नेवर बी रिटर्न, एक बार समय बीत जाए तो उसे हम वापस नहीं किया सकता, अर्थात इसको हम वापस नहीं कर सकते। अर्थात यहाँ इरेस्टिबल ये एक्शन है, ये इरेस्टिबल थिंग्स है, अर्थात अपरिवर्तनीय थिंग है। इसको हम पुनः परिवर्तित नहीं कर सकते कि हमने पानी से बर्फ़ बनाया और बर्फ़ से फिर पानी बना दिए, इस तरह से ये प्रक्रिया इसमें संभव, टाइम के विषय में ये प्रक्रिया संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर दिया है स्पेंड वर्ड्स कैन नेवर रिटर्न। एक बार हमने किसी शब्द को बोल दिया, मैं ही आपको यहाँ कोई चीज़ समझा रहा हूँ, तो उसको वापस नहीं कर सकते। इसी तरह से वर्क यहाँ पर दिया गया, वर्क ओनली विंस एप्रिसिएशन व्हेन कंप्लीटेड विद इन द रिक्वायर्ड टाइम फ्रेम। अर्थात देखिए, एक आदमी किसी दिए गए काम को 5 घंटे में कर देता है, एक आदमी टाइम निर्धारित था 4 घंटे 40 मिनट, और एक आदमी उसी काम को 4 घंटे 35 मिनट में कर लेता है, 4 घंटे 40 मिनट में कर लेता है। इसका मतलब ही हैज़ कंप्लीटेड हिज होल वर्क इन अ गिवन टाइम फ्रेम, सो दिस ही वैल्यूज द टाइम। वह समय को महत्व देता है, वह समय के अनुशासन में है। और एक वो है जो 5 घंटे में पूरा किया, तो वो एप्रिसिएशन का भागीदार नहीं है। एप्रिसिएशन का भागीदार, प्रशंसा का भागीदार वो है जिसने टाइम पीरियड में काम किया। अब देखिए, ये पूरी पैसेज पढ़ने के बाद, ज़्यादा इसको तो हमने अभी डिटेल करने की कोशिश की, लेकिन इसी पैसेज को अपन जल्दी करके 102 बार अपन पढ़ें और जहाँ खास चीज़ें हों वहाँ अंडरलाइन करते चलें, क्योंकि उन्हीं पॉइंट्स को हमें अपने नोट्स बनाते समय उन्हीं को शामिल करना है। जैसे मान लीजिए, जब आगे हमने इसकी, देखिए, इसकी नोट्स बनाया है, तो सबसे पहले हमने
इसका शीर्षक देने की कोशिश की। इसका शीर्षक मैंने जो दिया वो इसका शीर्षक मैंने यही दिया कि टाइटल मैंने दिया द वैल्यू ऑफ टाइम। यदि आपने ऐसा कर लिया तो 1 नंबर अर्थात आप यहाँ पर गेन कर ले गए। और ये बहुत बड़ी चीज़ है, यदि आप शीर्षक बना लेते हैं इसका मतलब आप पैसेज के बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग रख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर एक छूट गया है, जैसे यहाँ ये है नेचर्स, पहला ये हेडिंग है, ये जो बनाई गई है ये वास्तव में सब ये आपकी हेडिंग्स, ये हेडिंग है। और जो जितने ये आपकी ये 1.1 यहाँ से लेकर और जो यहाँ तक, और जो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक है 1 पॉइंट यहाँ तक, जो यहाँ तक है ये सब आपकी क्या हैं, सब हेडिंग्स हैं। ये सब हेडिंग्स हैं। देखिए मैंने उसी पैसेज को पढ़ने के बाद मैंने पहले आगे टाइटल दिया द वैल्यू ऑफ टाइम, इसके बाद मैंने दिया नेचर्स गिफ्ट, ये आपका हेडिंग था। अब इसके बाद नेचर्स गिफ्ट क्या है, तो देखिए 1.1 के अंतर्गत मैंने बताया मोस्ट प्रीशियस नेचर्स रिसोर्स। तो मोस्ट प्रीशियस नेचर्स रिसोर्स कौन है, मैंने यहाँ पर यानी AT का उपयोग किया है। इस शब्दों को हमने क्या किया, एब्रीविएट करने का काम किया है, शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश की। फिर दूसरा मैंने दिया इक्वल अलॉटमेंट। किसको इक्वल अलॉटमेंट, 24 आवर्स दिए गए हैं, हम सभी के लिए दिए गए हैं। और टाइम जो है वो इसका नेचर कैसा है, इरिवर्सिबल है, अर्थात इट कैन नॉट बी रिटर्न, इसे वापस नहीं किया जा सकता। एक बार यदि समय को हमने जी लिया तो उसको पुनः हम वापस नहीं जी सकते। स्पेंड टाइम या वर्ड्स नेवर रिटर्न, वही बात दी गई है। फिर इसके बाद देखिए दूसरा है कि हम टाइम का कैसा उपयोग करते हैं, जो हमने वहाँ पर पैसेज में बताया था। तो उसका इम्पैक्ट हमारे सक्सेस और फेल्योर में कैसा पड़ता है, तो इम्पैक्ट ऑन सक्सेस एंड फेल्योर। तो यदि हम प्रॉपर यूज करते हैं टाइम का तो हम सफल होते हैं, और यदि हम मिसयूज करते हैं टाइम का तो हम रिपीटेड फेल्योर्स, अर्थात हमारे जीवन में बार बार असफलताएँ आती हैं। इसी प्रकार से टाइम को जो डिसिप्लिन ऑफ टाइम, यहाँ जो थर्ड मैंने इसमें बताया है कि इम्पोर्टेंस ऑफ डेडलाइंस। डेडलाइंस का मतलब होता है एक्सपायरी टाइम, अर्थात कोई काम आपके लिए अलॉटेड किया गया कि आपको 3 बजे तक करना है, आपको 4 बजे तक करना है, वो डेडलाइंस मानी जाती है। उस डेडलाइंस में यदि आपने काम किया है तो आप उसकी वैल्यू होगी उस वर्क की, और यदि आपने उसको नहीं किया तो इसका मतलब उसकी वैल्यू नहीं होगी। तो वर्क वैल्यूड होगा, लेकिन यदि वो डन किया गया किसमें, टाइम में किया गया। एक चीज़ आप इसमें और देखें कि इसमें सेंटेंस लेंदी नहीं है, इसमें बड़े बड़े वाक्यों का निर्माण नहीं किया जाता। इसमें कहीं पर आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि कहीं कोई सब्जेक्ट हो, कहीं कोई ऑब्जेक्ट हो, इसमें इस तरह की कोई बात नहीं होती। ये फ्रेजल रूप में रहते हैं, अर्थात जितने भी इसके सब हेडिंग्स बनते हैं वो सब फ्रेजल फॉर्म में होते हैं। फ्रेजल फॉर्म का मतलब होता है कि उसे जब भी हम कभी रिवाइज करने की कोशिश करें तो उससे हम कुछ मीनिंग्स ड्रा कर लें, और उसको हम फिर एक्सपेंडेड फॉर्म में उसको हम विस्तारित रूप में उसे लिख ले जाएं। तो इसमें किसी प्रकार के ऐसे कोई लेंदी सेंटेंस, कोई लॉन्ग सेंटेंस या कोई प्रॉपर सेंटेंस या कोई ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अब ये सारी चीज़ें देखिए मैंने आपको नोट्स मेकिंग में जितने भी पहले हमने 1 पॉइंट, फिर इसमें सेकंड बताया, फिर थर्ड बताया, और इसके अंतर्गत सब हेडिंग्स ये आपको बताए गए। इनको आप देख सकते हैं, पैसे से वो कर सकते हैं। इसके बाद जो मैंने एब्रीविएशन इसमें यूज किया था, तो देखिए मैंने बताया है कि ये नेचर जो आपका मैंने NAT जो आपको मैंने दिया था वो ये आपका देखिए यहाँ पर नेचुरल है, और जो HRF मैंने यूज किया वो ओवर्स के लिए यूज किया गया, और जो EG था वो एग्जाम्पल के लिए यूज किया गया। तो ये मैंने यहाँ अपने दी गई नोट्स में मैंने इन एब्रीविएशंस का यूज किया था। तो उसको आखिरी में आप की टू एब्रीविएशंस के अंतर्गत दर्शाएं। और यदि आप एक अच्छी नोट्स क्लास 9 या क्लास 10 में ही सीख लेते हैं तो ये आपको लाइफ टाइम काम करेगी, क्योंकि 11th में भी आपको यही क्वेश्चन आता है, 12th में भी आता है, तो ये हमेशा के लिए आपके लिए उपयोगी हो जाएगा। मेरा यही इसीलिए आपको सलाह है आप सभी को बच्चों कि आप इसे अच्छी तरह समझें और इसे अच्छी तरह से बनाने की कोशिश करें। 1-2 नोट्स आप बनाइए। अब ये एक पैसेज दी गई है, इसको आप प्रैक्टिस करिए। इसको आप जैसा मैंने आपको बताया उस तरह से आप प्रैक्टिस करिए। पहले इसमें आप देखिए मैनेज मेड, अब आप मैनेज इसमें जैसे दिया गया है, तो इसमें आप जो है इस पैसेज को पढ़ने की कोशिश करिए कि मैन इज मेड अप ऑफ मैनी क्वालिटीज बोथ गुड एंड बैड एंड एमंग द लेटर इज एंगर। अब यहाँ पर देखिए ये पैसेज किसके बारे में दी गई है, तो क्वालिटीज ऑफ मैन, क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। इस तरह से आप इससे शीर्षक का निर्माण करिए, और शीर्षक के बाद जो आपको एक फॉर्मेट उसमें
मैंने अभी जो आपको जस्ट अभी नोट्स मेकिंग का पूरी प्रोसेस बताई, उसमें एक फॉर्मेट दिया गया था, तो उसमें हेडिंग एंड अंडर द हेडिंग वी शुड क्रिएट सब हेडिंग्स, और सब हेडिंग के अंतर्गत भी मैंने बताया था कि यदि कहीं ज़रूरत पड़ती है तो आप सब हेडिंग भी क्रिएट कर सकते हैं, एब्रीविएशंस का यूज़ करिए। जो भी सारे तरीके आपको बताए गए थे, एक दो आप नोट्स जो है बनाकर और अपने शिक्षक को दिखाइए, निश्चित तौर पर आप एक अच्छी नोट्स बनाएंगे। मेरी ऐसी उम्मीद है, मेरी ऐसी आशा है। थैंक यू।